आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। मुख्तलिफ सेकुलर तंजीमों की जानिब से आज CAA, NPR और NRC के खिलाफ खवातीन का एक ज़बरदस्त एहतजाजी जलसा मीनार गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों खवातीन ने शिरकत की। जलसे से खिताब करने वालों में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के शोबे खवातीन की कन्वीनर अस्मा ज़हरा, जमात इस्लामी के शोबे खवातीन की इंचार्ज ज़हीर फातिमा, ताबिल मिल्लत के शोबे निस्वान की नायब सदर सैयदा अकीला खामोशी, मिस एशिया पैसिफिक डॉक्टर सुधा जैन, सेक्रेटरी गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उस्मा बेगम, समाजी जहदकार मारिया तबस्सुम, मानू की स्कॉलर्स आयशा जबीन, साहिबा के अलावा हैदराबाद महिला मंडल की वाइस प्रेसिडेंट महविन नाज शामिल हैं। मुखर्री ने CAA को स्याह कानून बताते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वह इस गैर दस्तूरी और गैर जमहूरी कानून को फिलफौर वापस ले। उन्होंने कहा कि हुकूमत के जाबराना इक़दामात के खिलाफ मुल्क भर की खवातीन के एहतजाज को एक नए इनकलाब से ताबीर किया और कहा कि जदोजहद कामयाब होकर रहेगी। खवातीन को डराया और धमकाया जा रहा है, जामियात में तुलबा और तालिबात पर फायरिंग की जा रही है, लेकिन मुल्क के सेकुलर अवाम के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। ऑर्गेनाइजर और कराटे एथलीट सैयदा फलक ने इब्तिदा में खैर मकदम किया और जलसे के अगराज व मकासद बयान किए। अस्सलाम वालेकुम। आज तेलंगाना वुमेंस प्रोटेस्ट मीटिंग मेरी तरफ से रखी गई है। मैं चाहती थी कि हैदराबाद की औरतों को एक प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि हैदराबाद की औरतें भी इनकलाब का हिस्सा होगी। हम नहीं रुकने वाले जब तक ये काला कानून CAA, NRC और NPR वापस नहीं होता। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हिंदुस्तान की एकता को तोड़ना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है। तो हमारी लड़ाई उस आइडियोलॉजी के खिलाफ है जो हिंदुस्तान की एकता को तोड़ रही है। तो जब तक ये वापस नहीं होता, ये आइडियोलॉजी खत्म नहीं होती, हम लड़ते रहेंगे और आवाज उठाएंगे। रिजर्वेशन के लिए पेपर चाहिए, हमें अपने लाइसेंस चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स हैं, मुस्लिम से भी, नॉन मुस्लिम से भी, सोशल एक्टिविस्ट है, प्रोफेसर्स हैं जो ऑडियंस से खिताब कर रहे हैं। लेकिन ये पैनिक में मत। हाँ, ये प्रोटेस्ट मीटिंग एक ही दिन का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, परमिशन लाएंगे कि रोज ऐसे एहतजाज हो या धरना हो या हैदराबाद में भी एक शाहीन बाग बने, इसकी हम जरूर कोशिश करेंगे। इसके बारे में जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि नेक्स्ट स्टेप मेरा यही रहेगा कि हम जितना हुआ इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट एहतजाज करते रहे जब तक ये वापस नहीं होता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हैदराबाद में भी शाहीन बाग बने। हुआ है आज हैदराबाद में, जिसमें CAA, NPR, NRC की मुखालिफत में जलसे एहतजाज में बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की है, क्योंकि ये जो काला क़ानून है ये हमारे दस्तूर और संविधान को डायरेक्ट मुतासिर करता है और मज़हब की बुनियाद पर जो आज़ादी दी जा रही है ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसमें हर शहरी को दूसरे शहरी के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया है और जो हमारे संविधान में बराबरी थी, अब ये क़ानून आने के बाद ये बराबरी ख़त्म कर दी गई। दूसरी चीज़, NPR एक बहुत ही ख़तरनाक एक्सरसाइज है जो हुकूमत की जानिब से की जा रही है। NPR में जो इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को अथॉरिटी दी गई कि वो जिसे चाहे D लगा दे, मशकूक करार दे और उसके बाद उस शहरी को और उस सिटीज़न को जो लीगल प्रॉब्लम्स और मुस्तकिल फॉरेन ट्रिब्यूनल्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो फिरना पड़ेगा। अस्साम का तजुर्बा हम सब के सामने है, इसलिए ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ जमा होकर अपना मुतालबा रख रही हैं कि CAA फौरी वापस ले लिया जाए और NPR को रोक दिया जाए। NRC हमको नहीं चाहिए। और जहाँ जहाँ पुलिस की जुल्म और बर्बरियत हो रही है नॉर्थ इंडिया में, ख़ास तौर पे UP में, हम उसकी मजम्मत करते हैं और जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं हम उनके साथ। गौतम मॉडल स्कूल आगापुरा ब्रांच में आज 8वीं साइंस की नुमाइश का आगाज हुआ, जिसमें तुलबा ने अपने तजुर्बों की नुमाइश की। प्रिंसिपल शर्मिला रेड्डी ने तुलबा तालिबात की इस कोशिशों की सिताइश की। उन्होंने कहा कि औलिया तुलबा और असातिज़ा ने बच्चों की भरपूर हौसला अफजाई की, जिसके लिए वो सबकी मशकूर हैं। about
for dramatic effort. Fountain are used to by today decorate city parks and so thank you. Have a nice day. मैं शर्मिला रेड्डी प्रिंसिपल ऑफ गौतम बोस स्कूल आगरपुरा ब्रांच। आज हमारे स्कूल में साइंस एग्जीबिशन पे कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जीबिशन है। आज फ्रॉम क्लास नर्सरी से क्लास 5 तक कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जीबिशन करेंगे। पूरा लैंग्वेज वाइज कॉन्सेप्ट है, बच्चों को समझ में आने के लिए कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को एग्जीबिशन करने का हमारा एरिया का पेरेंट्स से कोऑपरेशन से हमने ये इतना सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। पेरेंट्स कोऑपरेशन मैनेजमेंट सपोर्ट ये दोनों के तरफ से हम ये प्रोग्राम सक्सेसफुल करेंगे। एंड आई वुड लाइक टू congratulate and thank our parents for their excellent cooperation in this regard. From 2012 से आज तक हम जो इवेंट्स कर रहे हैं पूरे इवेंट्स में और एकेडमिक्स में डे बाई डे हम लोग इम्प्रूवमेंट से जा रहे हैं। तो एकेडमिक्स में भी हमारा स्कूल टॉप में रहते 100% 10th क्लास रिजल्ट के साथ 10 on 10 से आते हैं हमारा स्कूल। तो हर एरिया में हर जगह पे जो एकेडमिक्स के साथ जो इम्पोर्टेंट है वो भी बच्चों को हम लोग देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स भी वैसे ही कोऑपरेट कर रहे हैं। सो दैट्स वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक टू ऑल माय डियर पेरेंट्स फॉर देयर एक्सीलेंट कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। दुर्गम चेरू तालाब में कुतुब शाही मस्जिद के इमाम की नाश दस्तियाब हुई। 17 साल हाफिज और इमाम इमरान कल बाद नमाज मगरिब से लापता थे। शुबा किया जाता है कि इमरान का कत्ल किया गया हो, क्योंकि उनके कपड़े और चश्मा किसी और मकाम पर पाया गया। पुलिस रायदुर्गम हर जाविये से इस मामले की तहकीकात कर रही है। नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्दे खाने को मुंतकिल कर दिया गया है। इमाम इमरान की नाश की दस्तियाबी के बाद पूरे इलाके में रंजो गम और बरहमी की लहर पाई जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों दोस्तों, मैं यहाँ इमामत कर रहा था और काफ़ी दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह इमामत कर रहा था। उसके बाद मेरा बच्चा हाफिज़ मुकम्मल हो गया। पिछले साल रमज़ान में कुरान भी सुनाया, फिर इस साल भी सुनाने का इरादा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने ये इरादा कि अपने बच्चे को अपने साथ में इमामत के लिए 3 नमाज़ों की ज़िम्मेदारी दिया था। तो ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा में भी आ जाता था और रुक जाता था, कभी कभी मगरिब के बाद चला जाता था। तो इस तरीके से ये बच्चे के साथ ये हादसा हुआ है। ठीक है। आज मैं दुर्गम चेरू मस्जिद के पास हूँ। कल रात में यहाँ के हाफिज़ और इमाम जो मस्जिद के हैं हमारे ज़हूर साहब, इनके फ़र्जंद भी हाफिज़ है जिनका नाम इमरान है, उम्र 17 साल है। कल मगरिब की अज़ान दी है, उन यहाँ पे नमाज़ पढ़ाए। उसके बाद इनके वालिद वालदा बच्चा घर को क्यों नहीं आया बल्कि कॉल करे तो कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद उनके मामू आके यहाँ पे देखे तो मस्जिद में मोबाइल रखा हुआ था और एक तरफ उनका कुर्ता और टोपी रखी हुई थी। ज़रा नीचे यहाँ लेक के पास उतरे तो उनका पैजामा और उनकी चप्पल, उनकी आइनक और उनकी बनियान थी यहाँ पे। फिर रात में डिज़ास्टर टीम आई, हम पूरी रात यहाँ पे थे। वो लोग रात में कुछ एक्शन नहीं लिए क्योंकि रात थी। उसके बाद सुबह 10 बजे के टाइम पे यहाँ के रविंदर साहब रायदुर्गम CI आए, दूसरी क्लू टीम आई, डॉग की टीम आई, तमाम टीम्स यहाँ पे आके देखे और डेड बॉडी को निकाले। जब डेड बॉडी को निकाले तो डेड बॉडी के ऊपर रस्सी लपटी हुई थी, तवाल लपटी हुई थी, लिहाजा ये सुसाइड भी नहीं है
हाफिज़ थे। हाफिज़ ऐसा नहीं कर सकते, ये क्लियर मर्डर है। तो अभी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से डेड बॉडी गई हुई है उस्मानिया हॉस्पिटल। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूँगा कि इनके वालिद के लिए, सब्र जमील के लिए दुआ करिए। और एक हाफिज़, हज़ारों में एक हाफिज़ बनता। अगर हम 1000 मुसलमान, 1500 मुसलमान रहे तो उसमें एक हाफिज़ बनता हमारे पास। तो हाफिज़, एक हमारे पास हाफिज़ की कमी हो जाना बहुत अफसोस की बात है। और ये यहाँ पे ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है। काफ़ी परेशानियों से ये मस्जिद आबाद हुई है। बस यही इंटेंशन में ये मस्जिद आबाद हुई और इससे काफ़ी लोगों को, काफ़ी जायदाद वालों को परेशानी है, क्योंकि ये मस्जिद अगर नहीं रहती थी तो काफ़ी लूटमार और होती थी यहाँ पे। लिहाजा यहाँ के लोगों को भी काफ़ी परेशानी है। और मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ, इनके बेटे की कुर्बानी को सलाम करता हूँ। ये मस्जिद को ये लोग यहाँ पे भी आबाद रख रहे हैं। मैं हैदराबाद की आवाम को अपील करता हूँ, आने वाला जुम्मा, ये जुम्मा आप लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़िए। उसके बाद मैं जैसा कैफियत दे रहा हूँ, आप लोग खुद कैफियत देंगे। 2 किलोमीटर, एक हैदराबाद के बीचों बीच में 2 किलोमीटर पैदल आना है, तो मगरिब के टाइम पे जंगलों में से कैसा आएंगे। तो लिहाजा इस पे अच्छी सी इंक्वायरी होना। मैं यहाँ से भी उस्मानिया हॉस्पिटल भी जा रहा हूँ और इनके लिए, सब्र के लिए दुआ करिए। एक नौजवान बच्चा, 17 साल का बेटा इनका, 6 फीट की हाइट, लहीम शहीम बच्चा आज हाफिज़ साहब का चले गया। अल्लाह इनकी कुर्बानी को कबूल करे। और मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा, तेलंगाना पुलिस से, इमीडिएट यहाँ पे उस टाइम पे जो भी मोबाइल सर्वेलेंस था वहाँ पे उसको फॉलोअप करिए। यहाँ पे जितने भी सर्वेलेंस थे, टावर्स है, वो टावर से फॉलोअप करिए। बड़े बड़े ITC 5 स्टार होटल से इनके कैमरेज़ रहते, इनके कैमरेज़ में देखिए। यहाँ पे लाइट का तक इंतज़ाम नहीं है। लिहाजा बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, महमूद अली साहब आइए, होम मिनिस्टर है आप, आइए, होम में मत बैठिए। दूसरी चीज़ मैं सलीम साहब को बोलूँगा, आप आइए। आपको मैं 10 बार बोला साहब आप यहाँ पे आइए बोल के, एक बार आके एक नमाज़ पढ़िए साहब, तकलीफ़ मालूम हो जाती है। मैं आवाम को भी बोल रहा हूँ, एक बार आके एक नमाज़ पढ़िए। यहाँ पे ये मस्जिद कैसा आबाद हुई, यहाँ पे लोग कैसा पैदल आ रहे हैं। हाँ, मैं तमाम मुसलमान क़ायदों से भी यही बोलूँगा, ये झारखंड, भैंसा, हर जगह आप जा रहे हैं। हैदराबाद में एक हाफिज़ चले गया, नौजवान हाफिज़, जिसको रस्सी बन के एक गंदे पानी में फेंक दिए। हाफिज़ था, गंदे पानी के करीब तो नहीं जाता था। लिहाजा आज नहीं कल इसकी सफाई खुलेंगी। और मैं आप लोगों से अपील करूँगा, मेरी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, अपील करूँगा, दुर्गम चेरू की मस्जिद में आने वाला जुम्मा आप लोग नमाज़ पढ़िए। उसके बाद उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ का पूरा किस्सा बयान करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। TRS के कारगुजार सदर और रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टी रामाराव ने बीजेपी पर शदीद हमला करते हुए कहा कि वो मुल्क में नफरत की सियासत को फरोग दे रही है और रियासत तेलंगाना के साथ हर महाज पर इम्तियाज बरत रही है। उन्होंने कहा कि अवामी भलाई के कामों पर तवज्जो देने के बजाय बीजेपी वोटों की खातिर हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे उमूर को उठाते हुए अवाम को तकसीम कर रही है। तेलंगाना भवन में शमशाबाद के तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों का खैर मकदम करते हुए रामाराव ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने अब तक 6 बजट पेश किए। मुल्क की मैशत में गिरान खदर हिस्सा अदा करने के बावजूद तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई। दस्तूर में फराहम गुंजाइश के तहत ही फंड जारी किए गए। बीजेपी रियासत को एक पैसा भी नहीं दी है। इसके बावजूद रियासत में बीजेपी के कायदीन दावा कर रहे हैं कि रियासत मरकज के फंड से चल रही है। वजीर मौसूफ ने बीजेपी कायदीन खासकर डॉक्टर लक्ष्मण से कहा कि वो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करने का सिलसिला बंद कर दें। अगर उनमें दम है तो वो मरकज से रियासत के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए फंड्स लाकर दिखाएं। नीति आयोग की सिफारिशात के बावजूद बीजेपी की मरकजी सरकार ने मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया के लिए फंड जारी नहीं किए। पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी की 4 सीटों पर कामयाबी को इत्तेफाक करार देते हुए रामाराव ने कहा कि सच तो यह है कि वो दूसरे इंतखाबात में TRS की लहर में बह गई। उन्होंने कहा कि हालिया बल्दी इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए थे। उन्होंने कहा कि 100 साल कदीम कांग्रेस को, जो मुल्क भर में अवामी एतमाद से महरूब हो चुकी है, अपना मुहासबा करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। उन्होंने बताया कि TRS ने 3148 के मंजमला 1800 बल्दी वार्ड्स और डिवीजन में कामयाबी हासिल की, जबकि कांग्रेस और बीजेपी 1200 वार्ड में तक अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकी। शमशाबाद म्यूनसिपैलिटी के सीनियर लीडर गणेश गुप्ता समेत 8 काउंसलरों ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, अरकान असेंबली प्रकाश गौड़, जीवन रेड्डी, MLC श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट रियासतों की तकसीम से मुताल्लिक़ कानून का हिस्सा नहीं है।
पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि रियासती हुकूमत मरकज पर तनकीद कर रही है और कौमी दर्जे का मुतालबा कर रही है, लेकिन अब तक उसने मरकजी हुकूमत को इस प्रोजेक्ट की तफसीली रिपोर्ट पेश नहीं की। उन्होंने कहा कि हर चीज़ के लिए बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाना टीआरएस की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की लागत हर इलेक्शन के बाद बढ़ती जा रही है। लक्ष्मण ने बताया कि भैंसे के फसादात की तहकीकात के लिए पार्टी की टीम एन चंद्र राव की क़यादत में रवाना की जाएगी, क्योंकि हुकूमत हक़ाइक़ का पता चलाने के लिए सहीफ़े निगारों को भैंसे का दौरा करने की इजाज़त नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस फ़िरका परस्त मजलिस का साथ दे रही है और सीए की मुखालिफत कर रही है। हुक्मरान जमात को मुखालिफ कौम ताकतों का साथ देने पर भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस सीए की मुखालिफत में क़रारदाद पेश करती है तो वो कौमी धारे से अलग हो जाएगी। मुमताज़ समाजी जहदकार और एनआरआई डॉक्टर अलीम खां फल्की ने साल 2020-21 के बजट तजावीज़ पर शदीद तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीमा कंपनी एलआईसी को खानगियानी से पॉलिसी होल्डरों का ज़बरदस्त नुकसान होगा। उन्होंने एलआईसी से मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले को नाक़ाबिल अंदेश करार दिया और कहा कि फैसला यकीनन चंद एक सरमादारों को फ़ायदा पहुँचा सकता है, लेकिन ये आम आवाम के मफाद में नहीं है। तब ये जो बजट पेश किया गया है, इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ, इसमें तो कहीं कुछ फ़ायदा ऐसा नज़र नहीं आता। हाँ, अलबत्ता आला नस्ल के घोड़े पालने वालों के लिए इसमें बड़ी खुशखबरी है कि उसके ऊपर टैक्सेस काफ़ी कम कर दिए गए हैं। लेकिन जो इंतहाई कंसर्निंग 2 पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट, चूँकि हुकूमत का ख़जाना खाली हो चुका है और ये पैसा जहाँ पर ख़र्च किए हैं आज तक के अजीब अजीब जगहों पर खर्च किए हैं, जिसमें तीर्थ यात्राओं के लिए करोड़ों रुपया और आर्कियोलॉजिकल कंपनीज को वो पैसा दिया जा रहा है जिससे ये साबित किया जा सके कि आर्यन ही असल इंडियन थे। तो ये तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छी तरह पढ़ रहे हैं। ये जो इंडिया का ख़जाना खाली हुआ है, इसकी कंप्लीट अगर आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा कि आम आदमी के लिए कम और आरएसएस के अपने मंसूबों के लिए ज़्यादा खर्चा हुआ है। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जिस किस्म की इस पार्टी में जिस किस्म के लोग हैं, वो सारे के सारे धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इनको फाइनेंस, इकोनॉमी, कॉमर्स वगैरह में कहीं दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एक गुजरात के व्यापार की तरह के कंट्री को चलाने की कोशिश में मुल्क का खजाना खाली हो चुका है। इस वक्त 2.1 लाख रुपीस का जो डेफिसिट है, इसको मार्केट से बारो करने के लिए एलआईसी को डिसइन्वेस्ट करने का जो प्लान बनाया गया है, इससे 2.1 लाख तो गवर्नमेंट को रिसीव हो जाएंगे। आम आदमी भी इसके आईपीओ खरीद के इसका शेयर होल्डर बन जाएगा। इससे गवर्नमेंट को तो यकीनन फ़ायदा होगा और आवाम को ये फ़ायदा होगा कि दे कैन प्राउडली से कि दे आर आल्सो द पार्टनर्स इन एलआईसी। मगर जो दूसरा इसमें 2 बड़े ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि फिर जब एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी एलआईसी, इस वक्त 51% आरबीआई का उसके अंदर शेयर है। आरबीआई का शेयर होने की वजह से, आरबीआई कंट्रोल में होने की वजह से उसको एक गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी मिली हुई है और इन्वेस्टर जो भी एलआईसी खरीद रहा है उसको एक यकीन है कि इसके पीछे गवर्नमेंट की गारंटी है। अदरवाइज कई जो बैंक डूबे, कई जो कंपनियां डूबे, उनकी तरह ये कंपनी भी डूब सकती है। और यही वजह है कि एलआईसी तमाम दूसरी कंपनीज के मुकाबले में उसकी बादशाहत है। तमाम अर्बन हो चाहे रूरल एरियाज हो, एलआईसी ही हर जगह छाई हुई है। लेकिन जब ये प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, आरबीआई का इसमें दखल नहीं होगा सिवाय का उसको मैनेजमेंट लीगली एडमिनिस्टर करने के, तो फिर ये भी जैसे सत्यम डूबी, जैसे हीरा गोल्ड डूबी, जैसे कोई भी डूबी, तो ये भी डूब सकती है। और इसका कंट्रोल करने वाला कोई सीईओ अगर जैसे पंजाब बैंक का या विजय माल्या या 3-4 मोदीज जो भागे हैं मुल्क को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा के, कल एलआईसी में भी कोई चूना लगा के भागेगा तो गवर्नमेंट कुछ नहीं हेल्प करेगी, ये आपकी किस्मत कहकर कह देगी। तो ये दूसरा ये है कि जब एलआईसी खुद एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी तो उसके ऊपर टैक्सेस जो वसूल करेगी गवर्नमेंट, वो चाहे जीएसटी की शक्ल में हो और कई दूसरी शक्लों में जो गवर्नमेंट टैक्सेस वसूल करेगी, तो आरबीआई अपनी ही ओन एक हेवीएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ जो एलआईसी थी उसको जाके कंपनी में उसको प्राइवेटाइज करके फिर उससे उल्टा टैक्सेस जब लेनी शुरू करेगी, तो इससे इन्वेस्टर्स का, पॉलिसी होल्डर्स का प्रॉफिट कहीं से कहीं ज़्यादा कम हो जाएगा। और दूसरी अहम बात एनआरआईज के लिए बहुत कंसर्निंग है
कि एनआरआईज जो टैक्सेस से एग्जम्प्टेड थे अब तक के, वो इस शर्त पे थे कि अगर वो कंट्री में 180 डेज से कम रहे तो उनके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता था। ये 180 डेज यानी 6 महीने से कम अगर रहे और उसके बाद फिर चले गए तो उनके लिए टैक्सेस कोई नहीं थे। लेकिन अब वो 180 डेज की जो लिमिट को कम करके 120 डेज यानी कि अगर कोई भी एनआरआई है जो 4 महीने से ज्यादा इस मुल्क में रहता है तो फिर उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा या इनकम टैक्स का क्लियरेंस उसको बताए बगैर वो एयरपोर्ट से निकल नहीं सकेगा। ये एनआरआईज के लिए एक बैड न्यूज है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप दुर्गा शेरू तालाब पर केबल पुल इस माह के इख्तिताम तक तैयार हो जाएगा। कई माहिर इंजीनियरों ने इस पुल के डिजाइन की तारीफ की है। इसका तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। रेलिंग और लाइटिंग का काम बाकी है। 238 मीटर तवील इस पुल की तामीर पर 180 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पुल की तामीर से जुबली हिल्स और माधवपुर के दरमियान फासला कम हो जाएगा और कारपोरेट OIT शोबे में काम करने वालों को अपने काम पर वक्त पे पहुंचने में सहूलत होगी। रियासती हुकूमत ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जबरदस्त तब्दीली करते हुए 50 से ज्यादा IAS ओहदेदारों के तबादले कर दिए। चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से सोमेश कुमार के तकर्रुर के बाद ये पहली सबसे बड़ी तब्दीली है। हाउसिंग डिपार्टमेंट की स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामचंद्रन को महकमे तालीम का स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है, बजाय डॉक्टर जनार्दन रेड्डी के, जिन्हें ज़राअत और महकमे इमदाद बाहमी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। अहम तब्दीलियों में तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार को महकमे आबपाशी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज MA अजीम को जिले जयशंकर भोपालापल्ली का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। एडिशनल कमिश्नर JSMC D हरिचंद्रना को नारायणपेट का कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर सिलसिला शेख यास्मीन बादशाह को वनपर्ती का कलेक्टर, जिला कलेक्टर हैदराबाद मालिक राज को इंडस्ट्रीज का कमिश्नर और जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी को निर्मल का जिला कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। शादनगर पुलिस एनकाउंटर की तहकीकात करने वाले कमीशन का दफ्तर आज से हैदराबाद में काम करना शुरू कर दिया है। जस्टिस VS सरपुरकर कमीशन के सरबराह हैं। वाज़ेह है कि 6 दिसंबर को दिशा असमत रेजी केस के मुलजिमीन को एनकाउंटर किए जाने के खिलाफ अवामी एहतजाज के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने यह तहकीकाती कमीशन कायम किया था। रियासती वज़रा ई दयाकर राव और सत्यावती राठौर ने मेदारम यात्रा के सिलसिले में जिले मुल्क में कई सहूलतों का इफ्तिताह किया, जिसमें सेफ वाटर प्रोडक्शन प्लांट, मशीन भागीरथा प्लांट, यात्रियों के लिए नस्ब करदा शेड्स और एक खांगी म्यूजियम शामिल है। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने बताया कि कबायलियों में 800 एकड़ मकबूजा जंगलाती अराजी के मिल्कियत के कागजात हवाले किए गए और कहा कि आदिवासी तहजीब की हिफाजत जरूरी है। साबिक रुकन पार्लियामेंट T सीताराम नायक, जिला कलेक्टर RV कन्नन, सुप्रिटेंडेंट पुलिस संग्राम सिंह B पाटिल और दूसरे भी इन वज़रा के हमरा थे। इसी दौरान यात्रा के सिलसिले में फायर सेफ्टी के खास इंतजाम किए गए हैं। 11 फायर इंजीनियरों को तैयार रखा गया है।
रियासती हुकूमत ने बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए भी हेलमेट के लुज़ुम पर गौर कर रही है। 31वें रोड सेफ्टी वीक के सिलसिले में खम्मम में अवामी शऊर की बेदारी के प्रोग्राम में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी अजय कुमार ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कई शहरों में इस पर अमल किया जा रहा है। रसाकुंडे में भी तजुर्बाती तौर पर इस पर अमल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल सवार लोगों ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक कवायद अवाम के मफाद और उनके हक में होते हैं, जिस पर हम सबको अमल करना चाहिए। राज्यसभा में आज ओमान के हुक्मरान सुल्तान काबूस बिन साद अल सईद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। सदस्य राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुल्तान काबूस हिंदुस्तान के एक अच्छे दोस्त थे। उनके इंतकाल से हिंदुस्तान अपने एक दोस्त और दुनिया एक विजनरी लीडर से महरूम हो गई है। इजलास में ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगी आग पर गहरे तासुफ का इजहार किया, जिसमें 29 अफराद हलाक हो गए और करोड़ों रुपए की अमलाक का नुकसान हुआ था। To the passing away of His Majesty Sultan Qaboos bin Syed Ali Syed Sultan of Oman on the 10th January 2020. His Majesty Sultan Qaboos was a visionary leader whose twin policies of moderation and mediation in addressing international issues won him the praise and respect across the globe. उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सीए के खिलाफ एहतजाज में मुलविस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 108 कारकुनों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार अवस्थी ने सहीफे निगारों को बताया कि गिरफ्तारियां कबल गिरफ्तार किए गए 25 अफराद के अलावा है। उन्होंने कहा ये तो शुरुआत है, हम इस तंजीम की जड़ तक जाएंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की रकमी मामलात के बारे में पहले ही से तहकीकात की जा रही हैं। सीए को लेकर मुल्क भर में जारी एहतजाज पर अपोजिशन जमातों ने आज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से इजलास की कार्रवाई को 3 मरतबा मुलतवी करना पड़ा। राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने वक्फे सवालात को मुलतवी करते हुए इस अहम मसले पर बातचीत का मौका देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो सीए, एनआरपी और एनआरसी पर बातचीत करना चाहते हैं। नायब सदर नशीन राज्यसभा ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी और शोरगुल पर इजलास को दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दिया। जब दोबारा इजलास मुनक़िद हुआ तो बीजेपी के भूपेंद्र यादव ने सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर पर मुबाहिस का आगाज़ किया, लेकिन फिर इजलास को और एक मरतबा मुलतवी करना पड़ा। विषय के अतिरिक्त कुछ कहना चाहें तो आपका। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, सर मेरा बुनियादी क्वेश्चन है, ओनली क्वेश्चन, इस सदन में हम रूल्स के द्वारा सदन को चलाते हैं। एक रूल है 267। माननीय चेयरमैन साहब ने इस पर रूलिंग दे रखी है, मैं इजाजत इसकी नहीं दे सकता। इसके अलावा मैं इस पर तो क्या ये माननीय एलओपी में इस पर इजाजत नहीं दे सकता। आप जानते हैं माननीय एलओपी में इस पर इजाजत नहीं दे सकता। अगर 267 में कभी डिस्कशन ही नहीं हुआ है तो ये रूल बुक में क्यों है? मिनिस्टर बाबुल सुप्रियो क्वेश्चन